जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का भाग 5 यानी अध्याय 5, जहां पर राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन एवं उसके कार्यों के बारे में बताया गया है। इस अध्याय में कुल 9 धाराएं हैं, धारा नंबर 21 से लेके धारा नंबर 29 तक। जिन लोगों ने अभी तक अध्याय 2 का वीडियो नहीं देखा है, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अध्याय 2 का वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि अध्याय 2 से रिलेट करके आज मैं अध्याय 5 को पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि ये दोनों ही अध्याय बहुत ही ज्यादा सिमिलर हैं। अगर हम अध्याय 2 से रिलेट करके पढ़ेंगे तो हमको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। अगर आपको सजेस्टेड वीडियो में अध्याय 2 यानी कि भाग 2 का वीडियो दिख रहा है तो आप वहां से जाके देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दी गई है। अध्याय 2 जो कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन एवं कार्यों के बारे में बताता है, तथा अध्याय 5 जो राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन एवं कार्यों के बारे में बताता है। इनमें बेसिक अंतर कहां पे आता है कि बस अध्याय 2 में जहां जहां केंद्र सरकार था, अध्याय 5 में उसकी जगह राज्य सरकार हो जाएगा। जहां पर अध्याय 2 में महासचिव था, यहां पर सचिव हो जाएगा। अध्याय 2 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के का ढांचा 1-4 का था, यानी 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य। यहाँ पर 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे। वहां पर जहां जहां राष्ट्रपति आएगा, यहाँ पर राज्यपाल आएगा, वहां प्रधानमंत्री रहेगा तो यहाँ मुख्यमंत्री रहेगा, वहां लोकसभा अध्यक्ष होगा तो यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष हो जाएगा। इसके अलावा इसमें एक +18 का नियम और चलता है, जिसकी सहायता से हम अध्याय 5 की धाराओं को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, इस चित्र की सहायता से आप देख सकते हैं कि +18 का नियम क्या है। धारा अध्याय 2 में जहां धारा 3 आयोग के गठन के बारे में बताती थी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन के बारे में, अगर इसमें 18 जोड़ देंगे तो धारा 21 हो जाती है, जो कि राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन के बारे में बताएगी। इसी प्रकार से धारा 4 जो कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में बताती थी, अगर इसमें हम 18 जोड़ देंगे तो धारा 22 राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में बताएगी। इसी तरीके से बाकी की आगे वाली धाराएं भी हैं। बस यहाँ पर क्या है, एक एक्सेप्शन है, वो है धारा 27। धारा 27 में राज्य मानव अधिकार आयोग के अधिकारी एवं कर्मचारियों के बारे में बताया गया है, जबकि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिकारी एवं कर्मचारी के बारे में धारा 11 में बताया गया है। यहाँ पर 18+18 का नियम फॉलो नहीं हो रहा है। आइए देखते हैं धारा 21। धारा 21 में राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन के बारे में बताया गया है। हमको पता है कि राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन 1-2 के टाइप से होता है, यानी कि 1 अध्यक्ष रहता है और 2 सदस्य रहते हैं। एक जो अध्यक्ष होगा उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है कि वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या फिर रहा हो। बाकी के सदस्यों के लिए एक सदस्य ऐसा रहता है जो हाई कोर्ट में जस्टिस रहा हो या फिर है, तथा जिला न्यायाधीश रहा हो या फिर है। साथ ही साथ उसको कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और एक सदस्य ऐसा रहता है जो मानव अधिकारों का अनुभव रखता है, यानी कि मानव अधिकारों की उसको समझ है। अब देखिए इनके जांच क्षेत्र के बारे में कि राज्य मानव अधिकार आयोग को कौन कौन से विषयों पर मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। तो वो सारे विषय जो कि राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में आते हैं, उनसे संबंधित कोई भी मानव अधिकार उल्लंघन का विषय आता है तो वहां पर राज्य मानव अधिकार आयोग उसकी जांच कर सकता है। लेकिन जम्मू एवं कश्मीर में केवल समवर्ती सूची से संबंधित जांच ही वह कर पाएगा, क्योंकि राज्य सूची का क्षेत्र वहां पर इस अधिनियम में नहीं लिया गया है। अब देखते हैं दोस्तों धारा 22। धारा 22 में राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। राज्य आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन राज्यपाल भी एक नियुक्ति समिति की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति करता है। देखिए इस नियुक्ति समिति में कौन कौन होता है। इस नियुक्ति समिति में या तो 4 सदस्य होंगे या 6 सदस्य होंगे। इस नियुक्ति समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है उस राज्य का, यानी सीएम होता है, तथा जो सदस्य होते हैं वो होते हैं, एक तो विधानसभा अध्यक्ष होता है, दूसरा उस राज्य का गृह मंत्री होता है, यानी कि उस स्टेट का होम मिनिस्टर, तीसरा उस राज्य के विपक्ष का नेता, तथा जिन जिन राज्यों में विधान परिषद भी है। ऐसे कितने राज्य हैं दोस्तों जहां पर विधान परिषद है? ऐसे 6 राज्य हैं। ठीक है, वहां का अध्यक्ष व विपक्ष का नेता भी नियुक्ति समिति में शामिल होता है, यानी कि जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां पर 6 सदस्य होंगे इस नियुक्ति समिति में, और जहां पर विधान परिषद नहीं है वहां पर 4 सदस्य होंगे।
ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की तरह यहां पर भी अगर हम एक सदस्य के तौर पे राज्य मानव अधिकार आयोग में एक सदस्य के तौर पर हाई कोर्ट का न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश को चुन रहे हैं तो हमको हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से परामर्श लेना अनिवार्य हो जाता है। तो ये थी धारा 22। अब देखते हैं धारा 23। धारा 23 में राज्य आयोग के सदस्य या अध्यक्ष का त्यागपत्र या हटाया जाने की प्रक्रिया दी गई है। तो किसी राज्य आयोग का अध्यक्ष या कोई भी सदस्य राज्यपाल को संबोधित करके उसको लिखित सूचना द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा। बाकी सारा इसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की तरह ही है कि राष्ट्रपति किन किन सदस्यों को या अध्यक्ष को किस आधार पे हटा सकता है। ठीक है, तो यहाँ सेम टू सेम अध्याय 2 जैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं है। केवल इतना चेंज है कि ये जो त्याग पत्र देंगे वो राज्यपाल को संबोधित करके देंगे, जबकि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य जो त्याग पत्र देते थे वो राष्ट्रपति को संबोधित करके देते थे। धारा 24, 25, 26, 27 और 28 इनमें जो भी चीजें बताई गई हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जैसी ही है। बस अंतर कितना है, जो हमने पहले स्लाइड में देखा था कि जहां जहां केंद्र सरकार लिखा है उसकी जगह राज्य सरकार हो जाएगा, महासचिव की जगह सचिव, राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल, प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री इत्यादि इत्यादि। बस इतना सा अंतर है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। जैसे कि धारा 24 में राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि दी गई है, तो जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में था वैसा ही यहाँ पर है कि 5 साल या 70 वर्ष जो भी पहले पूर्ण होता है। साथ ही साथ ये लोग पुनर्नियुक्ति के लिए भी एलिजिबल हैं, और एक बार जो राज्य मानव अधिकार आयोग में सदस्य बन जाता है तो वो कहीं और दूसरी जगह पे किसी आयोग में सदस्य के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। यही सारी चीजें धारा 28 तक बिल्कुल सभी कुछ एक ही जैसा है। अब जैसे देखें धारा 28। धारा 28 में राज्य आयोग के वार्षिक एवं विशेष प्रतिवेदन के बारे में बताया गया है, यानी एनुअल और स्पेशल रिपोर्ट के बारे में बताया गया है, जो कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में धारा 20 में बताया गया था। वहां पर जो एनुअल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट थी बाद में उनको लोकसभा में रखना होता था, सभी सदन में पेश करना होता था, यहाँ पर विधानसभा में पेश किया जाता है। तो बस इतना सा ही अंतर है। अब देखते हैं आखिरी धारा। आखिरी धारा है धारा 29। इस 29 धारा में बताया गया है कि राष्ट्रीय आयोग से संबंधित कुछ उपबंधों का राज्य आयोगों पर भी प्रयोज्य होता है, जैसे धारा 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। इनके जो उपबंध है यानी इनमें जो जानकारी दी गई है वो जानकारी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में दी गई थी, लेकिन वो सारी जानकारियां यहाँ पर राज्य मानव अधिकार आयोग में भी उसी प्रकार से लागू होंगी। बस ध्यान इतना रखना है कि वहां पर जहां महासचिव होता था यहाँ सचिव होगा, वहां केंद्र सरकार यहाँ राज्य सरकार, बस इतना सा ही फर्क रहता है। तो यहाँ पर आप एक बार फिर से देख लीजिए, इस चित्र में आपको दिखाया गया है कि धारा 9 क्या है, धारा 10 क्या है, धारा 12 क्या है, ये सभी चीज आप देख लीजिए जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। जय माता दी।